हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 9 विज्ञान का थर्ड अध्याय परमाणु एवं अणु के प्रश्नोत्तर। पाठ्यपुस्तक के इन प्रश्नों के इस वीडियो में हम शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता। आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसा करने से आप हमसे परमानेंट जुड़ जाते हैं। आपको किसी भी प्रकार की साइंस और मैथ में कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट के जरिए या फिर लास्ट में आप जैसे ही चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ पे मेरा नंबर है, तो वहाँ पर भी आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्या। ठीक है, मैं आपका समाधान ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिकृत होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट तथा 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया में दिखाई गई यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के रूप में है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले जो अभिकारक होते हैं उनके द्रव्यमान को हमको जोड़ना पड़ेगा। जैसे अभिकारक का द्रव्यमान है सोडियम कार्बोनेट द्रव्यमान प्लस एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान, मतलब 5.3 ग्राम प्लस 6.0, मतलब दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 11.3 ग्राम। अब यहाँ पर जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनका द्रव्यमान जोड़ेंगे हम, तो सोडियम एसिटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल, इन तीनों का अगर हम द्रव्यमान जोड़ेंगे तो 8.2 ग्राम प्लस 2.2 ग्राम प्लस 0.9 ग्राम, इनका जोड़ने पर 11.3 ग्राम मिलता है। हम समीकरण एक और दोनों से देखते हैं तो यहाँ पर अभिकारकों का द्रव्यमान तथा उत्पादों का द्रव्यमान बराबर होता है, अतः द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है ये परीक्षण। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न करते हैं। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर देखो, इसको ऐसे हल करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का जो अनुपात है वो 1:8 होगा। चूँकि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करते हैं, इसलिए 3 ग्राम हाइड्रोजन 24 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1:8 बराबर होगा 3:x। x मतलब हमको x निकालने वाली चीज़ है। यहाँ पर x निकालने के लिए क्या करेंगे, हम अंदर की संख्याओं को गुणा करेंगे और बाहर की संख्याओं को गुणा करेंगे। मतलब 1 को तो x से गुणा करेंगे और 8 को 3 से गुणा करेंगे, तो 8 के 24 और 1 को x से गुणा करेंगे तो x बराबर 24 ग्राम। यहाँ हमारे पास में ऑक्सीजन का द्रव्यमान आ जाएगा 24 ग्राम। ठीक है, अगला जो तीसरा प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो यहाँ का उत्तर है, डाल्टन के सिद्धांत का दूसरा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण नियम का परिणाम है, जो इस प्रकार है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही इनका विनाश होता है। चौथा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? तो इसका उत्तर है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का अभिग्रहित मतलब 6 निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है, जो इस प्रकार है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। अब कुछ अगले वाले प्रश्न हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान की जो परिभाषा है वो पूछिए तो ये बताया। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक परमाणु को आंखों से देखना संभव क्यों नहीं हो पाता? तो इसका उत्तर है, एक परमाणु आंखों से देखना संभव इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि इसका साइज अत्यंत छोटा होता है। इसे नैनोमीटर में मापा जाता है, मतलब 10⁻⁹ मीटर में मापा जाता है। इसे खुली आंखों से देखना संभव नहीं है। हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें सूत्र लिखने हैं, रासायनिक सूत्र, जैसे सोडियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर सोडियम Na प्लस होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का 2- होता है, तो यहाँ पर 2 तो सोडियम जोड़ेंगे और 1 ऑक्सीजन, मतलब Na2O। यहाँ पर सोडियम का रासायनिक सूत्र होगा। एल्युमिनियम क्लोराइड का Al-1 और Cl+3 होगा, मतलब एल्युमिनियम का तो +3 होता है और Cl का -1 होता है, इसलिए Al1Cl3 मतलब AlCl3 होगा इसका। सोडियम सल्फाइड
तो Na का तो +1 होता है और सल्फर का 2- होता है, तो यहाँ पर Na2S1 हो जाएगा, Na2S। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर हम संयोजकता को बराबर करके करेंगे, मतलब मैग्नीशियम की संयोजकता 2+ होती है और हाइड्रोक्साइड की -1 होती है, इसलिए Mg1OH2 हो जाएगा, मतलब MgOH2 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। हमें यहाँ पर ये जो निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखने हैं, जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका नाम होता है एल्युमिनियम सल्फेट। यहाँ पर CaCl2, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोराइड। K2SO4 मतलब पोटेशियम सल्फेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है? किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसे संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 है। रासायनिक सूत्र को अणु सूत्र भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है? जैसे H2S एक अणु है, तो इसमें कितने परमाणु हैं? 3, ठीक है। P4 3- आयन, इसके अंदर 4 अणु मौजूद होंगे, 4 तो ऑक्सीजन के अंदर, 1 फास्फोरस, मतलब 5 अणु मौजूद होंगे। परमाणुओं की संख्या 5 होगी, एक ही अणु है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, जैसे H2O2 Cl2 CO2 CH4 C2H6 C2H4 NH3 और CH3OH। तो यहाँ पर इनका ऑटोमिक मास यूनिट निकालना है हमको। तो देखो यहाँ पर H2 की बात करेंगे तो H का 1 होता है, तो 2 है यहाँ पर, तो 2U हो जाएगा। O2 का 1 O का 16 होता है, तो 2 का 32 हो जाएगा। Cl2 का 1 का होता है 35.5, तो 2 का हो जाएगा 71। CO2 यहाँ पर C का 12 होता है और O2 का 32 होता है, तो 12 + 32 44 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और CH4 का C का 12 होता है, H का 1 होता है, 4 से गुणा करेंगे तो 4 + 12 ये हो जाएगा 16 CH4 का। इसी तरीके से C2H6 का, मतलब H का 1 होता है, 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6, और C का 12 होता है, 2 से गुणा करेंगे तो 12 24 + 6 28 यूनिट हो जाएगा। NH3 का यहाँ पर नाइट्रोजन का होता है 14, और H का 1 होता है, 3 से गुणा करने पर 3 हो जाएगा, मतलब 14 + 3 17 यूनिट हो जाएगा। CH3OH का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, देखो C का 12 होता है, H का 1 है, मतलब 3 H है, तो 3 के 4 H है, तो कितना हो जाएगा? 4 + 12 16, और O का होता है 16, तो 16 और 16 32 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है। अगला प्रश्न है, एक तरह से केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है। दूसरा प्रश्न, निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, जैसे जिंक ऑक्साइड, ये Na2O K2CO3, तो दिया है Zn का परमाणु द्रव्यमान 65 यूनिट, Na का परमाणु द्रव्यमान 23 यूनिट, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 यूनिट, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 12, और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 यूनिट, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यूनिट है। तो यहाँ पर हमें इनका द्रव्यमान निकालना है। तो ZnO का जिंक का परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन द्रव्यमान, मतलब 65 + 16, ये दोनों निकल कर होते हैं 81, ठीक है। Na2O का यहाँ पर 23 दूना 46 और 16, ये निकल कर आता है 46 और 16 62 यूनिट। K2CO3 का, जैसे पोटेशियम का 39 होता है, ठीक है, तो 39 को 2 से गुणा करेंगे तो 78, और कार्बन का 12 होता है, 12 + 78 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 से गुणा करेंगे 16 थी 48, 78 + 12 + 48, इन सबको जोड़ने पर आता है हमारे पास में 138 यूनिट, ठीक है। अगला जो प्रश्न है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है। 1 मोल कार्बन परमाणु 6.022 × 1023 परमाणु है, अतः 1 मोल कार्बन परमाणु 6.022 × 1023 परमाणुओं का द्रव्यमान 12 ग्राम है। 6.022 × 1023 कार्बन परमाणुओं का द्रव्यमान 12 ग्राम ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, कार्बन परमाणु को द्रव्यमान निकालने का एक फॉर्मूला है यहाँ पर 12/6.022 × 1023 ग्राम। तो इसको जब हल करेंगे तो ये निकल कर आएगा 1.99 × 1023 ग्राम एक कार्बन परमाणु का, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, किस में अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम सोडियम अथवा 100 ग्राम लोहा।
सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है और लोहे का परमाणु द्रव्यमान 56 है। ठीक है, तो 100 ग्राम की बात करेंगे तो जिसमें परमाणु द्रव्यमान कम होता है ना उसमें परमाणु संख्या ज़्यादा होती है। तो अवोगाद्रो संख्या N0 बराबर 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु संख्या n निकालेंगे तो n बराबर m/n इंटू N0 मतलब 100/23 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23 तो ये निकल के आएगा 26.18 गुणा 10⁻23 परमाणु मतलब 2.618 गुणा 10⁻24 परमाणु होंगे नाइट्रोजन के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे आगे इसमें लोहे के बारे में तो लोहे का मोलर द्रव्यमान है 56, N0 अवोगाद्रो संख्या है 6.022 गुणा 10⁻23 और यहाँ पर फेरस के परमाणुओं की संख्या निकालनी है हमको तो n बराबर m/M इंटू N0 मतलब 100/56 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23 तो यहाँ पर निकल के आएगा 6.75 गुणा 10⁻23 परमाणु और आगे हल करेंगे तो 1.075 गुणा 10⁻24 परमाणु। यहाँ 100 ग्राम सोडियम के परमाणुओं की संख्या 100 ग्राम लोहे के परमाणुओं से अधिक है। ठीक है, आगे कुछ जो प्रश्न आ रहे हैं वो कुछ बड़े प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरॉन युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 बोरॉन एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संघटक का भारात्मक रूप से परिकलन कीजिए। यौगिक के नमूने कुल भार 0.24 ग्राम, बोरॉन 0.096 ग्राम, ऑक्सीजन 0.144 ग्राम। अतः बोरॉन का भारात्मक प्रतिशत बराबर बोरॉन का भार बटे यौगिक का कुल भार गुणा 100 तो 0.096 बटे 0.24 गुणा 100 तो ये निकल गया है 40% और ऑक्सीजन का भारात्मक प्रतिशत 0.144 बटे 0.24 गुणा 100 तो ये निकल गया 60%। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा? आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित है? तो इसका उत्तर निकालते हैं। देखो 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर उतनी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी अर्थात 11 ग्राम CO2 प्राप्त होगा क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात 3:8 में ही संयोग करते हैं। अतः 8 ग्राम ऑक्सीजन ही 3 ग्राम कार्बन से संयोग करेगी और 50 - 8 42 ग्राम ऑक्सीजन बच जाएगी जो प्रतिक्रिया नहीं करेगी। यह उत्तर स्थिर अनुपात के नियम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है बहुपरमाणुक आयन कहलाता है। उदाहरण सल्फेट। बहुपरमाणुक आयन सल्फर S और ऑक्सीजन 2 प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। इसी प्रकार NH4+ OH- CO3 2- इत्यादि। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इनके हम सूत्र यहाँ पर एक एक करके लिखते हैं। देखो ये हम रासायनिक संयोजकता के द्वारा इसके सूत्र लिखेंगे। जैसे Mg के ऊपर 2+ संयोजकता होती है और Cl के ऊपर -1 तो इनको उल्टी इनकी संयोजकताओं से गुणा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा MgCl2 मतलब Cl की -1 है Mg की 2 है तो 2 से हम Cl गुणा करेंगे और 1 से हम Mg गुणा करेंगे। ऐसा करने पर हमारे पास में सूत्र आएगा MgCl2। नेक्स्ट बात करें हम कैल्शियम क्लोराइड की तो कैल्शियम के ऊपर 2+ होता है, Cl के ऊपर -1 होता है तो Cl को 2 से गुणा करेंगे और CO को 1 से गुणा करेंगे तो CaCl2 बन जाएगा। इस तरह से कॉपर नाइट्रेट को यहाँ पर हमारे पास में जो रासायनिक सूत्र है वो बनाने के लिए हम देखो कॉपर के ऊपर जो रासायनिक संयोजकता होती है वो +2 होती है +2 ठीक है और जो नाइट्रेट है उसके ऊपर -1 होती है। अब यहाँ पर Cu को तो हम क्या गुणा करेंगे इससे गुणा करेंगे और NO3 को इससे गुणा करेंगे। तो अब अगर हम इसको हल करने के बाद में निकालते हैं तो यहाँ पर Cu को हम किससे गुणा कर रहे हैं 1 से ठीक है तो और बाकी NO3 को हम गुणा कर रहे हैं 2 से तो हमारे पास में ये सूत्र बन जाएगा CuNO3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3 बन जाएगा। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट हम पहले निकाल चुके हैं इसका Ca2CO3 या CaCO3 क्योंकि दोनों में 2 का भाग दे देंगे दोनों तरफ से तो हमारे पास में CaCO3 बन जाएगा ये
ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम दीजिए। जैसे बुझा हुआ चूना, ठीक है, क्विक लाइम बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा, ये हमारे वैसे नाम है। अब इनका हम रासायनिक नाम देंगे। जैसे बुझा हुआ चूना को बोलते हैं हम CaO, कैल्शियम और ऑक्सीजन इसके अंदर विद्यमान है, ठीक है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड ही बोलते हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन विद्यमान है। बेकिंग पाउडर NaHCO3, मतलब इसमें सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन विद्यमान है। बेकिंग पाउडर पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ठीक है, इसमें पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन विद्यमान है। छठा प्रश्न, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। जैसे एथाइन C2H5, इसका मोलर द्रव्यमान होगा, पहले हम इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, 2 × 12 प्लस 1 × 2 बराबर 24 प्लस 2 मतलब 26, ये तो इसका मोलर द्रव्यमान हो गया। मोलर द्रव्यमान का परिकलन आणविक द्रव्यमान की तरह ही किया जाता है, अंतर सिर्फ इतना है कि इकाई यूनिट बदलकर हम जी में कर देते हैं, ठीक है। दूसरा, सल्फर अणु एसेट का मोलर द्रव्यमान 8 को हम 32 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में 256 इसका मोलर द्रव्यमान निकलेगा। फास्फोरस का एक अणु का, एक परमाणु द्रव्यमान होता है 31, तो 4 से गुणा करने पर हमारे पास में 124 ग्राम आएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl का, H का 1 होता है और Cl का 35.5 होता है, तो दोनों को जोड़ने पर निकल के आएगा 36.5 ग्राम। नाइट्रिक अम्ल में एक H होता है, एक N होता है, ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। अगर इनके सभी द्रव्यमानों को जोड़ेंगे तो 1 + 14 और 16 48 14 और 1 इनको जोड़ने पर 63 ग्राम निकल के आता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है 7वां, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। 1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान को मोलों की संख्या से गुणा करेंगे द्रव्यमान निकालने के लिए। तो हमारे पास में यहाँ पर 1 मोल है, ठीक है, और नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान है वो 14 है। जब 14 × 1 करेंगे तो यहाँ पर मोलर द्रव्यमान निकल कर आएगा 1 ग्राम, वो 14 ग्राम। दूसरा है 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु, या एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है ना, तो 27 को 4 से गुणा कर देंगे सीधे तो ये निकल कर आएगा 108 ग्राम, ठीक है। तीसरा जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर हमारा 10 ग्राम सोडियम सल्फाइड, ठीक है, तो यहाँ पर हम सोडियम सल्फाइड का जो मोलर द्रव्यमान निकालेंगे वो होगा Na2SO4 का मोलर द्रव्यमान 2 गुणा परमाणु द्रव्यमान सोडियम का 23 गुणा 2 करेंगे 46, प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस O3 32 48 प्लस 32 प्लस 46, इन सबको जोड़ने पर 126 निकल कर आता है, 126 ग्राम। और यहाँ पर हमारे पास में मोलों की संख्या कितनी है 10, तो 126 को 10 से गुणा करेंगे तो टोटल मोल द्रव्यमान निकल कर आएगा 1260 ग्राम, ठीक है। अगला प्रश्न, मोल में परिवर्तित कीजिए 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को, 20 ग्राम जल को और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमें मोल में परिवर्तित करना है। तो ऑक्सीजन को मोल में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे हम, 1 मोल ऑक्सीजन का, और 1 मोल ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान गुणा मोलर द्रव्यमान 2 गुणा 16, ठीक है। ऑक्सीजन की बात कर रहा है O2 है, ठीक है, तो 16 × 32 हो जाएगा, ठीक है। 12 ग्राम ऑक्सीजन, तो m का मान यहाँ पर 12 है, 12 × 32 करेंगे, 1 मिनट, हाँ 12 में 32 का भाग देंगे तो मोलों की संख्या निकल के आएगी 0.75। वैसे दूसरी विधि है इसकी, 32 ग्राम ऑक्सीजन बराबर 1 मोल, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन बराबर क्या होगा 1/32 मोल। अब इसको 12 मोल से गुणा कर देंगे, 12 ग्राम ऑक्सीजन बराबर 1/32 × 12, तो ये हो गया 0.75 मोल। दूसरा यहाँ पर हमारे पास में दिया हुआ है 20 ग्राम जल, 20 ग्राम जल को मोल के रूप में बदलेंगे तो 20 ग्राम जल में, वैसे मास तो इसका द्रव्यमान तो हो जाएगा 20 ग्राम, मोलर मास हो जाएगा 1 × 2 प्लस 16 मतलब 18 ग्राम। तो यहाँ पर मोलर संख्या हो जाएगी M/M मतलब 20/18 मतलब 1.111 मोल, मतलब 1.11 मोल इसके अंदर मौजूद होंगे। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आणविक द्रव्यमान होगा यहाँ पर हमारे पास में 44, इसका जो 1 मोल CO2 की मोलर द्रव्यमान होता है 44 ग्राम, और यहाँ पर कुल द्रव्यमान दिया हुआ है 22 ग्राम। यहाँ पर मोलों की संख्या निकालनी है तो M/M करेंगे मतलब 22/44 मतलब आधा मोल होगा इसके अंदर, ठीक है। 9वां प्रश्न, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा,
पहला है 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु और दूसरा है 0.5 मोल अणु जल के अणु। तो पहला करते हैं, पहले ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 ग्राम 16 यूनिट, ऑक्सीजन का मोल द्रव्यमान 16 ग्राम, मोलों की संख्या n बराबर 0.5, m बराबर होगा कैपिटल M इंटू स्मॉल n, तब 16 गुणा 0.2 मतलब ये हो जाएगा 3.2 ग्राम, और 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान हो 3.2 ग्राम। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर जो 5.5 मोल और जल के अणु हैं उनका हम द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या होगा, जल का अणु H2O का आणविक द्रव्यमान होगा 1 गुणा 2 प्लस 16 बराबर 18 यूनिट, जल के 1 मोल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान बराबर 18 ग्राम, n निकालना है, n दे रखा है 0.5, तो m बराबर होगा m इंटू n, तो यहाँ पर होगा 18 इंटू 0.5 मतलब 9 ग्राम, तो 0.5 मोल जल के अणु का द्रव्यमान होगा 9 ग्राम। 10वां प्रश्न, 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर एसिड के अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। तो एसिड का आणविक द्रव्यमान 8 गुणा 32 मतलब 256 यूनिट, एसिड का मोलर द्रव्यमान निकालना है हमको, तो यहाँ पर 16 ग्राम हमको दे रखा है। ठीक है, तो m 256, तो अब मोलों की संख्या निकालेंगे तो स्मॉल m बटे कैपिटल M मतलब 16 बटे 256 बराबर 1/6 मोल। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम मोलों की संख्या निकालना चाहें तो n बटे n0 भी निकाल सकते हैं, दिए गए कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या, तो मतलब 1/16 ये दे रखा है, तो n बटे 6.022 गुणा 1023 n निकालेंगे यहाँ पर मतलब कणों की संख्या निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6.22 गुणा 1023 बटे 16 मतलब 3.76 गुणा 1016 अणु यहाँ पर दे रखे हैं। हमारा 11वां प्रश्न है 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 में एल्यूमिनियम आयन की संख्या परिकलन कीजिए। यहाँ पर संकेत दे रखा है किसी आयन का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना कि उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान होता है, एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 274 यूनिट है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए यहाँ पर इस तरह से हल किया गया है। देखिए, एल्यूमिनियम का 1 मोल बराबर सूत्र इकाई द्रव्यमान में मतलब 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 ऑक्सीजन मतलब 2 गुणा 27 प्लस 3 गुणा 16 मतलब टोटल जोड़कर हम करेंगे इसको 102 ग्राम। 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 में एल्यूमिनियम के 2 परमाणु हैं, अतः Al2O3 के 1 मोल में एल्यूमिनियम के 2 परमाणुओं का द्रव्यमान 27 गुणा 2 मतलब 54 ग्राम। 102 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 54 ग्राम एल्यूमिनियम मौजूद है। 1 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बराबर होगा 54 बटे 102 मतलब 27/51 ग्राम, या 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बराबर होगा 27/51 बराबर 0.051 बराबर होगा यहाँ पर 0.027 ग्राम एल्यूमिनियम। अब चूंकि एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 यूनिट है, अतः 1 मोल एल्यूमिनियम परमाणु का द्रव्यमान 27 ग्राम होगा। 27 ग्राम एल्यूमिनियम परमाणु में होंगे 0.022 गुणा 1023 आयन। ठीक है, तो 0.027 ग्राम एल्यूमिनियम परमाणु में होंगे यहाँ पर 0.022 गुणा 1023 बटे 27 को हम 0.027 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आएंगे 6.022 गुणा 1023 गुणा 27 बटे 27 गुणा 10 मतलब 1000, 27 हट जाएगा, 10 घात यहाँ पर 3 कम हो जाएंगे तो 6.022 गुणा 1020 आयन मौजूद होंगे। ठीक है, इसके वैकल्पिक भी दिए, इसे आप देख सकते हैं, नहीं तो वही तरीका सही है। तो इस प्रकार से हमारे ये जो 3rd चैप्टर है परमाणु और अणु, इसके सारे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। ये प्रश्नोत्तर आपको बिल्कुल केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे, जैसे आप 11वीं या 12वीं क्लास में केमिस्ट्री पढ़ोगे, ये सारे आपको वहाँ पर बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको अध्याय कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले अध्याय के साथ में। धन्यवाद।